اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing NCERT history class 12th. Today we are going to discuss 6th chapter of our book NCERT history, the Mughal court. नया टॉपिक है आज मुगल कोर्ट. What was the contribution of different Mughal rulers in the development of Mughal Empire? मुगल एम्पायर को डेवलप करने में जो मुगल खानदान के बहुत सारे रूलर्स हैं, डिफरेंट रूलर्स हैं, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. चलो शुरू करते हैं. जो फाउंडिंग फादर ऑफ मुगल डायनास्टी का है, सभी लोग वाकिफ होंगे उससे, जिनका नाम है बाबर. बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. पूरा नाम उनका था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. 14 फरवरी 1483 ईस्वी में सेंट्रल एशिया का एक इलाका फराहगान, एंडीजान जो कैपिटल है फराहगान की, वहाँ पर जन्म लेता है. 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है, उनके वालिद साहब का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा. उमर शेख मिर्ज़ा जो है वो एक छोटे से इलाके का किंग था, बादशाह था. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने वालिद के इंतकाल के बाद तो क्या होता है, बाबर बिकेम द किंग ऑफ फराहगान. वो फराहगान का किंग बनता है, बादशाह बनता है एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में 1494 में. बाबर गॉट हिज फर्स्ट विक्ट्री ओवर समरकंद इन 1497. बाबर पहला जंग जीत जाता है, फर्स्ट विक्ट्री उसकी ज़िंदगी. वो समरकंद को फतह करता है 1497 ईस्वी में. बट द उज़्बेक्स, a warrior community of Central Asia, expelled him from Samarkand and Farhagan. वहीं पर दूसरी जगह एक जंगजू पार्टी होती है सेंट्रल एशिया में, उज़्बेकिस्तान कहते हैं, वो एक कौम होता है. वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को हराते हैं, निकालते हैं उसको फराहगान और समरकंद से. बाबर कनकर्ड काबल. इसके बाद वो काबल की तरफ अपना रुख करता है, काबल को फतह करता है 1504 में. He spent some time in Kabul to consolidate his position. कुछ समय, कुछ टाइम, कुछ वक्त उसको लगता है अपने आप को संभालने में, अपने फौज को मुस्तहकम करने में, उनको पावरफुल बनाने में. काबल में कुछ टाइम उसको लगता है. आफ्टर दिस he paid his attention towards India. उसके बाद उसकी जो रुख होता है, उसका तवज्जो बढ़ जाता है हिंदुस्तान की जानब. Secondly, he wanted to get the huge wealth of India and thus strengthen his position. कहता है कि हिंदुस्तान में मुझे काफ़ी सारे माल दौलत मिलेगा, जिसकी वजह से मैं अपना जो फौज है, मेरी जो आर्मी है, उसको मैं मुस्तहकम करूँगा, उसको मैं मजबूत बनाऊँगा. इन द एंड ऑफ 1525 में बाबर डिफीटेड दौलत खान लोदी एंड ऑक्यूपाइड पंजाब. 1525 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हराता है दौलत खान को और पंजाब पर काबिज होता है. इन द एंड ऑफ 24 in general boosted more
So he made up his mind to attack Ibrahim Lodi the Sultan of. उसके माइंड में ये भी आता है कि चलो मैं अब हमला करूँगा, अब मेरे पास ताकतवर आर्मी है, मुस्तहकम आर्मी है, तो वो हमला करता है दिल्ली पर. उस वक़्त दिल्ली के हुक्मरान होते हैं इब्राहिम लोदी. 21 अप्रैल 1526 को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है. पानीपत की पहली लड़ाई में, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 को, इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी मर जाता है और लोदी डायनास्टी का जो रूल होता है इन इंडिया में वो ख़त्म होता है. तो यहाँ से मुग़ल डायनास्टी यानी मुग़लों का रूल, मुग़ल एम्पायर का डेवलपमेंट शुरू होता है इंडिया में. जब ख़त्म होते कौन सी हुकूमत? इब्राहिम लोदी की इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. इट रिजल्टेड in the establishment of Mughal Empire. So a new era began in the history of India. हिंदुस्तान की तारीख में एक नए दौर का आगाज होता है. In 1527 बाबर defeated राणा संघा of मेवाड़ in the battle of Kanava. इसके बाद 1527 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मेवाड़ के राजा को हराता है इन द बैटल ऑफ कानावा. यानी राणा संगा जो एक बादशाह होता है, इसको इन द बैटल ऑफ कानावा में हराता है. ही क्रशिंग डिफीट टू द राजपूत्स. वो राजपूतों को ज़बरदस्त मार देता है, ज़बरदस्त सबक सिखाता है. कौन? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. इन द बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528 तो बाबर डिफीटेड मेहंदी रॉय, अनदर राजपूत रूलर. 1528 ईस्वी में एक और राजपूत रूलर, ताकतवर रूलर होता है जिसका नाम है मेहंदी रॉय. उसको एक जंग में, एक लड़ाई में वो हराता है इन द बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में. द सेम ईयर ही आल्सो डिफीट द अफगान इन द गहरा. तो वो अफगान रूलरों को भी हराता है. Indian state, many factors were responsible for conquer of India by Babur. यानी कौन से वजूहात हैं, क्या वजूहात रहे हैं कि उसने हिंदुस्तान को फतह किया? बहुत सारे वजूहात हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स बिकेम ऑफ देयर म्यूचुअल सेटर. क्योंकि हिंदुस्तान के जो स्टेट्स थे वो एक दूसरे के साथ जंग पे दर पे लड़ाइयों में मसरूफ़ थे. तो had became very weak in the 16th century. 16वीं सदी में वो बहुत कमज़ोर हुए थे. तो एक वजह यह है कि बाबर ने उन पर कब्ज़ा किया. तो दूसरा वजह जो ये स्लाइड है इस पर आप देख सकते हैं, दूसरा वजह है बाबर वाज एन एबल कमांडर. बाबर में ये काबिलियत थी, उसके पास एक्सपीरियंस थी. ही हैड ए वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ वार्स. उसके पास जंग की बहुत सारी महारतें थी. थर्ड, बाबर हैड स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी. उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी थी, तोप खाने थे. ये भी एक वजह है इसने इतने बड़े इलाके को अपने कब्जे में लिया था या जीत चुका था. ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट जर्नल, ग्रेट कमांडर, बट ऑल्सो ए ग्रेट स्कॉलर भी था. ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर खाली एक मिलिट्री कमांडर नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़े स्कॉलर थे. उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुर्किश ज़बान में. उसका नाम है तुज़्क-ए बाबरी और बाबरनामा. उसे बाबरनामा भी कहा जाता है, तुज़्क-ए बाबरी भी कहा जाता है. इन तुर्किश ज़बान में लिखी. एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है डॉक्टर R.P. ट्रापथी, ए फेमस हिस्टोरियन. वो लिखते हैं बाबर established a dynasty. Babur established a dynasty and tradition in India which have few parallels in the history of many other countries.
یہ بابر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ مغل کوٹ کے جو پہلے بادشاہ ہے وہ ہے ظہیر الدین محمد بابر، یا جسے فاؤنڈنگ فادر آف مغل ڈائناسٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے ظہیر الدین محمد بابر۔ آج ہم نے تھوڑی سی جانکاری حاصل کی کہ بابر نے کون کون سا علاقہ فتح کیا، کس بادشاہ کو ہرایا، ہندوستان میں اس کا آنے کا کیا مقصد تھا۔ تو اس طریقے سے جو بابر کی وفات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1530 میں۔ 1530 میں بابر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، یعنی وفات پا گئے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے جن کا نام ہوتا ہے نصیر الدین ہمایوں۔ انشاءاللہ کل ہم نصیر الدین ہمایوں کے بارے میں پڑھیں گے، تو اس کے بعد نصیر الدین ہمایوں کے بعد کون آتا اس کے بعد پڑھیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ اس ٹاپک کو دا مغل کوٹ کو ہم آنے والے 2-3 لیکچرز میں انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔